छात्रा संवेदना की मौत मामले की समीक्षा के लिए डीजीपी विनय कुमार ने अपने आवास पर बैठक की। बैठक से बाहर निकलते हुए संवेदना की मां ने एक बार फिर से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोई अति देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। ये गंभीर आरोप हैं पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की मृतक छात्रा संवेदना की मां का। संवेदना की मौत को 19 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस मौत की वजह का खुलासा और गुनहगारों का चेहरा बेनकाब नहीं कर पाई। हालांकि जांच तेजी से करने का दावा किया जा रहा है। समीक्षा पर समीक्षा बैठक हो रही है। एक समीक्षा बैठक डीजीपी विनय कुमार के आवास पर भी हुई एसआईटी के अधिकारियों के साथ। डीजीपी की समीक्षा बैठक में संवेदना के घर वाले भी मौजूद रहे, लेकिन बैठक के बाद बाहर निकलते हुए संवेदना की मां ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अति देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे। मृतक छात्रा संवेदना की मां ने साफ साफ कह दिया कि पुलिस बिक चुकी है। पुलिस कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि सुसाइड हुआ है, सुसाइड अति नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले? हाँ। मृतक छात्रा संवेदना के पिता ने कहा, इंसाफ के लिए आए थे लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। ऐसे में सवाल है, नीट की छात्रा संवेदना के परिवार को पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं? बता दें, पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना को 6 जनवरी को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। 11 जनवरी को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक छात्रा के घर वाले शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है और पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। अब जबकि एसआईटी मामले की जांच कर रही है और डीजीपी खुद बार बार समीक्षा कर रहे हैं, बावजूद इसके परिवार के लोगों का पुलिस पर आरोप बरकरार है। घर वाले इस बात से नाराज हैं कि पुलिस रेप की बात को क्यों नकार रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। तो देखिए, नीट की छात्रा संवेदना मौत मामले में एसआईटी जांच कर रही है। पूरा पुलिस महकमा इस जांच पड़ताल में लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन पर संवेदना के परिजनों को भरोसा नहीं है। आइए अब खबर को समझते हैं। नीट छात्रा के मौत की जांच चल रही है और ऐसे में सबकी नजर इस खबर पर है। तो यह जानना जरूरी है कि नीट छात्रा की मौत मामले में आज क्या हुआ। तो आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई, फिर डीजीपी के आवास पर समीक्षा बैठक हुई, यहां तक कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर भी इस पूरे मामले को लेकर समीक्षा बैठक की गई। अब आप खबर तो समझिए, अब डीजीपी के आवास पर जो बैठक हुई उसको समझिए। डीजीपी के आवास पर जांच की समीक्षा हुई, एसआईटी के साथ डीजीपी ने केस की समीक्षा की। इस बैठक में छात्रा के परिजनों को भी बुलाया गया था, वो भी इसमें मौजूद थे। छात्रा के घर वालों ने लेकिन बैठक से बाहर निकलकर गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले को घुमा रही है। पुलिस पर पैसे लेने का आरोप पीड़ित के माता पिता ने लगाया है। पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है। परिजन कह रहे हैं कि रेप की बात को डीजीपी भी नकार रहे हैं। छात्रा की मौत को डीजीपी सुसाइड बता रहे हैं, यह कहना है नीट की छात्रा संवेदना के परिजनों का। घर वालों के आरोप से खड़े होते अब आप सवाल को समझिए। सवाल ये, अगर रेप नहीं हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा से इनकार क्यों नहीं किया गया? अगर रेप नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की बात आखिर कैसे सामने आ गई? अगर रेप नहीं हुआ तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट की बात आखिर कैसे सामने आ गई? घर वालों के आरोप से खड़े होते सवाल को अब आप समझिए। डीजीपी ने पीड़ित के घर वालों से क्यों कहा कि रेप नहीं हुआ है?
अगर केस का खुलासा हो चुका है तो इसे पुलिस सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? क्या घर वालों पर रेप की जगह सुसाइड मानने का दबाव डाला जा रहा है? क्या सच में पुलिस इस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल यह भी, आखिर किसे बचा रही है बिहार की पुलिस? और सवाल यह, क्या मृतक छात्रा के घर वालों का आरोप सही है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पीड़ित के जो परिजन हैं वो पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के साथ दरिंदगी और मौत मामले में सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच अब 4 से 5 संदिग्ध युवकों तक ही सिमटती हुई दिख रही है। सवाल है, कौन कौन है वो 4-5 युवक और क्यों जांच की सुई इन्हीं 4-5 युवकों पर आकर टिक गई है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीट छात्रा संवेदना के कितने गुनहगार, कहां तक पहुंची संवेदना के मौत की जांच? पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत 11 जनवरी को हुई थी। तब से लेकर अब तक 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस और एसआईटी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। डीजीपी के साथ ही खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी बार बार समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जब तक इस पूरे केस का खुलासा नहीं हो जाता तब तक ये सवाल बिहार के हर व्यक्ति के दिमाग में घूमता रहेगा। हालांकि नीट छात्रा संवेदना के साथ दरिंदगी और मौत मामले में शुक्रवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच अब 4 से 5 संदिग्ध युवकों तक सिमटती दिख रही है, जिसमें हॉस्टल का मकान मालिक मनीष रंजन का बेटा, हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल का बेटा और जहानाबाद का 2 युवक शामिल है, जिसमें एक छात्रा का करीबी है जबकि दूसरा जहानाबाद का ही छात्रा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। दरअसल संवेदना के कपड़े से स्पर्म के जो सैंपल मिले थे उसे लेकर एफएसएल का दावा है कि वो 18 से 21 साल के युवक का हो सकता है और अब तक जिन 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं उनमें यही 4 से 5 युवक हैं जो सबसे कम उम्र के हैं। ऐसे में पुलिस की जांच सबसे ज्यादा अब इन्हीं संदिग्ध युवकों पर आकर टिक गई है। देखना होगा कि कब तक जांच टीम गुनहगार के चेहरे से नकाब हटाती है और वो चेहरा किसका होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो संवेदना मौत मामले में ये 4-5 युवक हैं जिसके इर्द गिर्द जांच पड़ताल जारी है और अब हम आपको बताते हैं कि संवेदना की मौत पर जांच की सुई किन किन लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है और ये 4-5 लोग कौन हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम जो इस मामले में सामने आ रहा है, जो फिलहाल सीआईडी, एसआईटी की टीम जांच कर रही है, उसमें जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला चल रहा है, पहला है हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन का बेटा, दूसरा हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल का बेटा संदिग्ध माना जा रहा है। जहानाबाद का रहने वाला छात्रा का करीबी भी एक इसमें शामिल है और जहानाबाद का रहने वाला छात्रा का रिश्तेदार भी इसमें शामिल है और इन्हीं 4-5 युवकों पर संदेह है। अब आप खबर तो समझिए, संदेह के घेरे में ये 4-5 युवक ही आखिर क्यों हैं? तो बता दें कि एफएसएल की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें जो स्पर्म मिला है, बताया जा रहा है कि वो 18 से 21 साल के युवक का हो सकता है और जिन 25 लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया है उनमें से यही 4-5 युवक हैं जो सबसे कम उम्र के हैं। इसीलिए इन्हीं 4-5 लोगों के इर्द गिर्द ये जांच चल रही है। पुलिस की जांच इन संदिग्ध लड़कों पर आकर ही अब टिक गई है। अब आप नीट छात्रा संवेदना मामले में सुलगते सवाल को समझिए। सवाल ये, शंभू हॉस्टल में छात्रा को खिलाई गई थी नशे की गोलियां। सवाल ये भी, 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज क्यों लापता है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अब तक हॉस्टल संचालकों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल ये भी, क्या रसूखदारों को बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं, क्या इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अब आप खबर तो समझिए, प्रशासनिक चूक कहां कहां हुई है इसे आप समझिए। कमरे में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, दरवाजा तोड़ने से पहले प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं थे, वार्डन का दवाओं का परिजनों को सौंपना और इसके बाद पुलिस को
तुरंत इसकी सूचना ना देना, ये वो लूप होल्स हैं जो बताया जा रहा है कि प्रशासन की चूक है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन के खेल ने सबको चौंका दिया है। शहर के सकरा और बघनगरी इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध बिक्री का खेल चल रहा है। भूमाफिया और बिचौलियों की इस करतूत पर प्रशासन अब सख्त नजर रखने लगा है और आपको ये पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। मुजफ्फरपुर शहर के सकरा और बघनगरी इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध बिक्री का खेल चल रहा था, वो भी लंबे वक्त से। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है ग्रामीण और मुखिया जी का। वर्षों से जो सरकारी भूमि है उस पे अवैध दखल कब्जा अतिक्रमण लोगों का है। इसी में कुछ लोग जो है रजिस्ट्री भी कर दिया है एक दूसरे को। जैसे सामने एक पोखर है 1536, उसका रकबा है 1 एकड़ 45 डिसमिल, उसमें से कुछ लोग जो है रजिस्ट्री भी ले लिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई है, जिसे बताने वाले कहते हैं कि सबकी मिली भगत से ये धंधा चल रहा है और जल्द कुछ नहीं किया गया तो सरकारी जमीन कहां गायब हो जाएंगी ये कोई नहीं जानता। मामला सामने आया तो पड़ताल शुरू की गई, प्रशासन जागा और अधिकारी सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। मिली है, मैंने एसडीओ को बोला है कि इसको एक बार चेक करवा लें कि जो दावा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ के मुखिया जी कर रही हैं कि लोगों ने सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की है, तो इस तरह का अगर साक्ष्य पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी होगी और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग, अगर कोई सरकारी कर्मी होंगे तो अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। जो विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलाल बिचौलिए और भू माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं। फिर भी हमने कहा है कि बिना जांचे परखे हम कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। आरोप गलत होगा तो आप पर भी कार्रवाई करेंगे, आरोप सही होगा तो इन पर एक्शन होगा। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन के मामले में अब प्रशासन की कड़ी नजर है। भू माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि इन तमाम चीजों को लेकर लगातार पत्राचार करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि हमने जब जिलाधिकारी सुब्रत सेन से बात की है तो उन्होंने बताया है कि यह बात संज्ञान में आया है और इसकी जांच वो अब कराने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो देखिए, सरकारी जमीन पर भू माफियाओं की नजर रहती है और भू माफिया सरकारी जमीन के इस पूरे खेल को खेलते हैं। लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं कि सरकारी जमीन के पीछे जो खेल है वो कैसे चला जा रहा है। सबसे पहले आप समझिए, ये जमीन जो है सरकारी जमीन, उस पर माफिया कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद जमीन की अवैध बिक्री करते हैं और ये सब कुछ भू माफिया और बिचौलियों की मिली भगत से होता है। कई बार सरकारी अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप भी लगता रहा है। सरकारी जमीन का खेल पर सरकार और प्रशासन का कहना है, वो अब आपको बताते हैं। प्रशासन कहती है किसी भी भूमाफिया को नहीं छोड़ेंगे, गलती करने वालों पर कार्रवाई होगी, जमीन को माफिया के चंगुल से छुड़ाया जाएगा और अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सच्चाई है वो ये है कि भूमाफियाओं की नजर सरकारी जमीन पर बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की और बात पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान की। देश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास और बयान आमने सामने है। महमूद गजनी को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जोड़ा जा रहा एक कथित बयान सोशल मीडिया पर तूफान बन गया है। सत्ता पक्ष इससे देश की आस्था और इतिहास पर हमला बता रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इतिहास की बात, राजनीति में उबाल। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक कथित बयान सोशल मीडिया पर तूफान बन गया है। हामिद अंसारी ने कहा है कि गजनी और लोधी कोई विदेशी हमलावर नहीं था, बल्कि वो हिंदुस्तानी लुटेरे थे। ऐसा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपवाते हैं कि कोई लोधी है, कोई गजनी है, कोई ये है,
ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ उन्होंने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। इस कथित बयान ने इतिहास और राजनीति दोनों मोर्चों पर बहस छेड़ दी है। वैसे कांग्रेस पार्टी तो सोमनाथ मंदिर का विरोध करती है, पर उनके इकोसिस्टम वाले भी कभी शर्जील इमाम और उमर खालिद को युवा बोलते हैं, जोश वाले युवा, और अब कहते हैं कि गजनी तो हिंदुस्तानी था। हामिद अंसारी इससे पहले भी राष्ट्रीय पहचान, देशभक्ति और इतिहास के संदर्भ में दिए गए बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम अतिक्रमणकारियों की तारीफ करता है, औरंगजेब और बाबर जैसे हिंदू विरोधी अत्याचारियों का महिमा मंडन करता है और भारत को लूटने, मंदिरों को नष्ट करने वालों के कामों को पवित्र बताता है। कांग्रेस आधुनिक भारत की मुस्लिम लीग है। हामिद अंसारी के बयान के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया है, जिस पर कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। अंसारी की किसी टिप्पणी का हम क्यों जवाब दें? क्या आरएसएस जवाब देती है गोडसे ने हत्या की थी गांधी की? कुल मिलाकर गजनी और लोधी के नाम पर छिड़ी ये बहस इतिहास से ज्यादा राजनीति की दिशा तय कर रही है। साफ है कि अतीत के किरदार आज भी सियासत के सबसे असरदार हथियार बने हुए हैं और यही टकराव आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, इस बयान से बवाल मचा हुआ है, वार पलटवार जारी है, लेकिन हम आपको इस खबर को समझाते हैं। हामिद अंसारी के बयान पर सियासी बवाल को अब आप समझिए। देखिए, हामिद अंसारी ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही उसी पर अभी सियासी उबाल बना हुआ है। अब आप खबर तो समझिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आखिर इंटरव्यू में क्या कहा था? तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि असल में लोधी, गजनी सब भारतीय लुटेरे थे, ये सब बाहर से नहीं आए थे, भारतीय थे। इतिहास की किताबों में विदेशी आक्रमणकारी इन्हें बताया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भारतीय ही थे, यहीं के रहने वाले थे। हामिद अंसारी के बयान पर सियासी बवाल को समझिए। हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने इसे बीमार सोच करार देते हुए कांग्रेस पर सीधा सीधा हमला बोला। हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। कांग्रेस और उसके समर्थक आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। ऐसे बयान देश के इतिहास और भावनाओं के प्रति अपमान है। इस तरह की सोच पूरे देश की बदनामी का कारण बनती है। अब गजनी को लेकर इतिहास क्या कहता है, आप समझिए। महमूद गजनी गजनवी साम्राज्य का शासक था। महमूद गजनी की सत्ता का केंद्र भारत से बाहर था। वर्तमान में अगर आप इसे ऐसे समझें तो अफगानिस्तान गजनी की सत्ता का केंद्र था। आक्रमण के जरिए भारत में सत्ता उसने स्थापित की। गजनी ने बार बार भारत पर हमले किए। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। सोमनाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को भी इसने निशाना बनाया था। लोधी वंश को लेकर इतिहास क्या कहता है, इसे भी समझिए। 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रहा। लोधी शासन की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी और इसके शासक अफगान मूल के माने जाते हैं। इतिहासकार आमतौर पर उन्हें विदेशी मूल के शासक ही मानते हैं। अब आप खबर तो समझिए। हामिद अंसारी दो बार देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। हामिद अंसारी के बयानों पर पहले भी विवाद होता रहा है और अब एक बार फिर से हामिद अंसारी के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अब बात सोने और चांदी की करते हैं। कल सोना और चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, तो आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हो गई। चांदी तो रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा गिरी है। सोने चांदी के दाम ने लोगों को हैरान परेशान कर रखा है। एक दिन सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं और ऐसे बढ़ते हैं कि ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाते हैं, तो कुछ ही घंटों या अगले दिन सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज हो जाती है।
शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोने के दाम में जहां करीब 9,500 रुपए की गिरावट हुई, तो MCX के हिसाब से चांदी रिकॉर्ड तोड़ 60,000 से ज्यादा गिर गई। लोग कंफ्यूज हैं कि सोना चांदी कब खरीदे या खरीदे भी या नहीं। लोगों को डर है कि आज खरीदा तो कहीं महंगा ना खरीद लें और कल खरीदे तो और ज्यादा महंगा ना हो जाए। अब कल यानी 29 जनवरी की ही बात कर लीजिए। कल सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए सोने चांदी के दाम ने नई ऊंचाई छू ली थी, तो आज सोने चांदी के दाम गिर गए। IBGA के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज सोने और चांदी में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ जनवरी में ही सोने और चांदी के दाम ने ऊंची छलांग मारी है। इस साल जनवरी में सोने की कीमत 35,000 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है, वहीं चांदी 1,26,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है। बात एक साल में सोने चांदी के दाम की करें तो आज से एक साल पहले सोने के दाम 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो एक साल में बढ़कर 1,65,000 के पार पहुंच गई है। वहीं एक साल पहले चांदी का भाव 86,000 रुपए प्रति किलो था, लेकिन एक साल में चांदी की कीमत 3,30,000 के पार पहुंच गई है। तो आप सोना और चांदी में उतार चढ़ाव को समझिए, जल्दी से आपको समझा देते हैं। 24 कैरेट सोना की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से सोने चांदी के दाम अचानक बढ़ रहे हैं तो अचानक गिर भी जा रहे हैं। 29 जनवरी को 1,75,340 रुपए था, तो 30 जनवरी को 1,65,795 पहुंच गया। इसके बाद अब आप समझिए चांदी की कीमत। चांदी 29 जनवरी की अगर हम बात करें तो 3,79,988 रुपए किलो और 30 जनवरी को 3,39,350 रुपए किलो पर आ गया, यानी कि लगभग 60,000 की कमी देखी गई। सोना चांदी की चमक तेज है। जनवरी में सोने की कीमत की अगर हम बात करें तो 35,000 रुपए से ज्यादा इसकी कीमत बढ़ी है, वहीं चांदी 1,26,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है।